हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज का वीडियो हमारा जो है वो फेजेस ऑफ टीचिंग पे थर्ड और लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो बताए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेजेस ऑफ टीचिंग जो होती हैं उसमें तीन फेजेस होती हैं। पहली होती है प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। वो दोनों वीडियो मैं उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम बाकी के जो दो फेसेस बचे हैं उन्हें देखेंगे, इंटर एक्टिव फेस और पोस्ट एक्टिव फेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंटर एक्टिव फेस, ये फेसेस ऑफ टीचिंग की सेकंड फेस है। पहली फेस थी प्री एक्टिव फेज, जिसमें जब टीचर क्लास में जाता है उससे पहले जो भी तैयारी करता है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी, जैसे कि टॉपिक को सेट करना, टॉपिक के लिए मटेरियल को चूज़ करना, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा मेथड यूज़ करना, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना। अब ये है इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो दिस फेज रिफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान मेड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेजेस। यानी ये फेज के अंदर क्या आता है, इंटर एक्टिव फेज, यानी आप जिसमें एक्टिव हो चुके हैं, आप क्लास के अंदर आ गए हैं। अब टाइम है कि जो भी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि मुझे इस तरह से पढ़ाना है, ये मटेरियल यूज़ करना है, ये मेथड यूज़ करना है, ये अप्रोच यूज़ करनी है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का। तो प्री एक्टिव फेज में जो भी आपने तैयारी की थी उन्हें हम इस फेज में यूज़ करते हैं। दिस इज़ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। सही मायने में यही क्या है, टीचिंग की फेज होती है। मेन जो होता है कि टीच कर रहे हो, जब आप सिखा रहे हो चीज़ों को, वो वाली फेज होती है ये। द टीचर इंटरेक्ट्स विद स्टूडेंट्स सो दैट डिज़ायर्ड चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन द लर्नर्स। यानी जो टीचर होता है वो क्या करता है, चीज़ों को सिखाता है, बच्चों को इंटरेक्शन होता है इसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि टीचर जो भी चेंजेस चाहता है बच्चे के बिहेवियर में, यानी जो भी चीज़ें उसे सिखाना चाहता है वो उसे सिखा सके। यानी मेन जो इंटरेक्शन, अगर ये पूछा जाए कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो होता है वो जिस फेज़ में होता है उसका नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है, तो वो है हमारा इंटर एक्टिव फेज़। ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उस फेज़ का नाम बताइए जिसमें जो भी टीचर है वो एक अपनी जितनी भी प्लान किया होता है उसका एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है। या अपने प्लान या जो भी चीज़ें हैं उनको वो यूज़ करता है, तो वो फेस हो जाएगी हमारी इंटरैक्टिव फेस। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एनवायरनमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड बाय अ टीचर सो दैट स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ सर्टेन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है। तो ये कैसा होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट टीचर क्रिएट करता है जो कि जिसमें बच्चा जो है वो स्पेसिफिक स्टिमुलाई से इंटरेक्ट कर सके। अब स्पेसिफिक स्टिमुलाई क्या होंगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने यानी उसको एक्टिव करने के लिए अपनी क्लास में जो भी आप टॉपिक पढ़ाने हैं उसके प्रति। तो स्टिमुलाई के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी नेचुरल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसे बाहर ले जा सकते हो आउटडोर, या कोई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो स्टिमुलेट करने के लिए उसे बुक से, या फिर सर्टेन इक्विपमेंट जैसे कि लेबोरेटरी में आप लेके जा सकते हो अगर आप साइंस के टीचर हो तो, और उसको लेबोरेटरी में चीज़ें जो है दिखा सकते हो, उससे आप एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो, जिससे उसे क्या होगा, मज़ा आएगा और वो स्टिमुलेट होगा, एक्टिव होगा उस चीज़ को सीखने के लिए। तो क्या क्या हो गया इस स्टेज में, सबसे पहले तो आपने जो भी प्लान किया उसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो यहाँ पे। दूसरा है आप टीचर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तीसरा है आप एक बच्चों के लिए कैसा एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हो, ऐसा एनवायरनमेंट जो बच्चों को एक स्टिमुलाई दे सके या स्टिमुलस कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हो। नेक्स्ट आता है, इन दिस फेज द टीचर प्रोवाइड लर्नर्स विद वर्बल स्टिमुलेशन। इन सब चीज़ों के अलावा क्या है, आप वर्बल स्टिमुलेशन भी दे सकते हो, जैसे बच्चों को लेक्चर दे के टॉपिक समझा के। दिस स्टिमुलेशन कैन बी ऑफ वेरियस काइंड। ये भी किस तरह का होता है, बहुत तरह की आपके वर्बल स्टिमुलेशन भी हो सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि ऑप्शन दिए होंगे और आपको बोलेंगे इसमें से कौन सा वर्बल स्टिमुलेशन है। ठीक है। तो वर्बल स्टिमुलेशन के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कि आस्किंग क्वेश्चन,
या लिसनिंग टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, मेकिंग एक्सप्लेनेशन। यानी जिस भी तरह से आप बात करें, बच्चा आपसे बात करें, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सब क्या आता है, वर्बल स्टिमुलेशन के अंदर आता है। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स में बच्चा आंसर करेगा, उसने कुछ आंसर किया है उसको आप करेक्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी वर्बल स्टिमुलेशन आएगा, जो कि आप इंटरएक्टिव फेज में ही करते हो। अब इन सब चीज़ों को अगर हम एक फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के रूप में देखें, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के फॉर्म में देखें, तो किस तरह से देख सकते हैं। तो इंटरएक्टिव फेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कैसे? सबसे पहले होता है साइजिंग अप ऑफ द क्लास। साइजिंग अप ऑफ द क्लास यानी पहले तो यही जानना कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने हैं और किस तरह के हैं। ठीक है, तो एज the teacher entered the classroom, first of all he perceives the size of the class। ठीक है, he perceives the size of the class। here teacher should be aware of। अब आप जब सबसे पहले क्लास में जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ दिखती है कि कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में। ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। हाउ मैनी इन द क्लास आर लुकिंग अटेंटिव। अब मान लिया आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से आपको जानना पड़ेगा उनसे कैसे भी क्वेश्चन करके, इंटरेक्शन करके, अपना इंट्रोडक्शन देके, उनका इंट्रोडक्शन लेकर थोड़ा स्टार्टिंग में कि कौन से बच्चे जो हैं वो अटेंटिव दिख रहे हैं, यानी कौन से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बातों पे ध्यान दे रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं। फिर हाउ मैनी आर निग्लेजेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, और कितने सारे हैं जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है आपकी बातों में या आपके टॉपिक में या आपके सब्जेक्ट में। तीसरा है हु आर शार्पर वन, यानी कि कौन से जो है जो बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और हु आर ट्रबल मेकर्स, और कौन कौन जो है जो आपको मतलब जिनके साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके साथ आपको डील करना पड़ सकता है। तो ये जो कैटेगरी है आपको अपनी क्लास में डिसाइड करनी होती है, ताकि आप उनके हिसाब से अपना जो भी प्लान है उसको बना सके, पूरी स्ट्रेटजीज़ को बना सके। उन बच्चों के लिए किस तरह से आपको मेथड्स यूज़ करने, किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है नोइंग द लर्नर्स। ठीक है, नोइंग द लर्नर्स मीन्स टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द न्यू लर्नर्स। अब नोइंग द लर्नर्स यानी जो आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, उनमें ये जानना कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसकी उन्हें पहले से कितनी नॉलेज है, क्या बेसिक नॉलेज उन्हें पता है और क्या आपको बताने की ज़रूरत है। तो आप उसको उसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर दिस टीचर कैन स्टार्ट बाय नोइंग द एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द न्यू लर्नर्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अब कुछ आपकी क्लास में नए बच्चे भी होंगे, ठीक है, जिनके बारे में आपको नहीं पता, मान लीजिए न्यू एडमिशन्स हुए, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, आप उनसे बातें करके उनकी एबिलिटीज़, क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कहाँ उनको इंटरेस्ट है किन चीज़ों में, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा था, यानी कि अगर वो 10th में अभी तो उससे पहले 9th या 8th में उनके कैसे परसेंटेज थे, क्या चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है सी स्टार्टिंग टीचिंग। अब मेन बात आती है जब आपने अपनी क्लास की स्ट्रेंथ जान ली, सभी बच्चों को जान लिया, कौन बच्चे एक्टिव हैं, कौन से बच्चे डिसइंटरेस्ट हैं, कौन से बच्चे बहुत शार्प माइंडेड हैं और कौन से थोड़े से ऐसे बच्चे हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से न्यू कमर्स हैं। उसके बाद बात आती है टीचिंग की, मेन पॉइंट की, कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाने आ रहे हो उसको स्टार्ट करो। एट दिस स्टेज द टीचर स्टार्ट टीचिंग। दिस इज़ डन आफ्टर डायग्नोसिस बाय क्वेश्चनिंग। हेयर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। अब आप जब टीचिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हो उससे पहले आप डायग्नोसिस करते हो अपनी क्लास की 2 एक्टिविटी के थ्रू, एक होती है इनिशिएशन और एक होता है रिस्पॉन्स। द इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स आर नोन एज वर्बल इंटरेक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वर्बल स्टिमुलेशन। तो बोथ दीज एक्टिविटीज़ अकर बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ टीचर performs some activities, the student reacts
और व्हेन स्टूडेंट परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ द टीचर्स रिएक्ट। ठीक है, तो ये कौन सी होती है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्नोस करोगे। डायग्नोस कैसे करोगे, दो एक्टिविटीज़ को यूज़ करके, इनिशिएशन और रिस्पॉन्स। इनिशिएशन यानी आप इनिशिएट करोगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके बारे में पूछने की। मान लिया आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाले हो, तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप शुरू करोगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, बच्चे आंसर करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स बताओ। इससे क्या होगा, आप इनिशिएट करोगे, बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके क्लास में इस टॉपिक के बारे में बच्चों को कितनी नॉलेज है और आगे आपको कितनी नॉलेज उनको देनी है। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो ये मेन जो होता है, इसमें बच्चों का और आपका इंटरेक्शन होता है। दिस वे द इंटरेक्शन ऑफ टीचिंग टेक प्लेस, और टीचिंग की प्रोसेस जो होती है वो शुरू हो जाती है। और इस तरह से हमारी जो ये फेज़ है सेकंड वो कंप्लीट होती है। आप पूरा उसमें पढ़ाते हो, जो भी टॉपिक है आपका इंटरेक्शन के थ्रू आप डायग्नोसिस करते हो, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आप आंसर करते हो, आप क्वेश्चन करते हो, बच्चे आंसर करते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं और हमारी टीचिंग जो है वो कंप्लीट होती है। फिर आती है थर्ड और लास्ट फेज़, पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज़ जैसे नाम से पता है कि जब आपकी टीचिंग है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद की जो फेज़ होती है वो होती है पोस्ट एक्टिव फेज़। इट इज़ द एवोल्यूशन फेज़ ऑफ टीचिंग। अब जब टीचिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपने टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम करते हैं बच्चों का इवोल्यूशन या असेसमेंट। हम देखते हैं बच्चों को जो भी हमने सिखाया क्या वो उन्होंने सीख लिया है, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर कुछ चीज़ जो है वो रह तो नहीं गई है, कोई बच्चे ऐसे तो नहीं हैं जिन्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया। तो उस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों का इवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम ये जो पोस्ट एक्टिव फेज़ है उसमें इवोल्यूशन करते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या किया जाता है टीचर के द्वारा, या क्वेश्चन बन सकता है कि एवोल्यूशन या असेसमेंट जो है वो किस फेज़ में, टीचिंग के किस फेज़ में किया जाता है। ठीक है, विदाउट एवोल्यूशन टीचिंग इज़ एन इनकम्प्लीट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर एवोल्यूशन क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवोल्यूशन ही नहीं करेंगे तो आपकी टीचिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने पढ़ा तो दिया लेकिन आपको ये नहीं पता चला, बिना एवोल्यूशन के ये पता ही नहीं चल सकता कि आपके पढ़ाया हुआ टॉपिक बच्चों को समझ में आया भी है कि नहीं, आपने जो ज्ञान दिया बच्चों को मिला भी है कि नहीं। वो तो आप जब उनका टेस्ट लोगे, क्वेश्चन वगैरह पूछोगे तभी पता चलेगा ना आपको। ठीक है, द पोस्ट एक्टिव फेज कंसर्न with the evaluation activities. This can be done in number of ways including test or quiz or by observing student reaction of questions, comments, structures and in structured situation. ठीक है, तो अब evaluation आप कैसे कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं। आप उनसे उसी समय छोटा सा क्विज करा सकते हो या क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, या फिर उनको आप कह सकते हो कि एक बच्चा पूछेगा, एक बच्चा कमेंट करेगा, या फिर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो उनको। तो ये सारे जो तरीके हैं, छोटा सा टेस्ट ले सकते हो आप, सब तरीक़ों से आप उनका एवोल्यूशन कर सकते हो। इन दिस फेज एज द टीचिंग टास्क हमस अप, द टीचर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल यानी स्टूडेंट जो भी है यहाँ पे, वर्बली और इन रिटर्न फॉर्म टू मेजर द बिहेवियर ऑफ द पीपल सो दैट देयर अचीवमेंट मे बी एवोल्यूटेड करेक्टली। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी फॉर्म में आप जो है उनका एवोल्यूशन ले सकते हो। तो वो जो फॉर्म है जैसे कि टेस्ट लेना या रिटन लेना या ऑब्जर्व करना या क्वेश्चन आंसर करना, तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, एक होता है वर्बल और एक होता है रिटन। तो आप वर्बल फॉर्म में भी जैसे कि आप जस्ट उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, वाइवा ले सकते हो, इस तरह से उनसे पता कर सकते हो, उनका एवोल्यूशन कर सकते हो, या एक रिटन फॉर्म में जैसे आप टेस्ट ले सकते हो। तो दोनों तरीक़ों में से जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको पता चले कि आपकी क्लास के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो आप कंडक्ट कर सकते हो बच्चों को की नॉलेज को एवोल्यूट करने के लिए। तो इन एक्टिविटीज़ को भी जो है हम जो पोस्ट एक्टिव फेज है उसमें जो एक्टिविटी है उनको हम धीरे धीरे समझते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है हमारी, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियर चेंजेस, यानी
हम सबसे पहले यही देखेंगे कि उस हमारी क्लास के जो बच्चे थे, जो हमारा आज का टॉपिक था या जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसे पूरा करने के जो हमारे लक्ष्य था, वो हमने कितना अचीव किया है। हेयर द टीचर कंपेयर द एक्चुअल बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट विद देयर एक्सपेक्टेड बिहेवियरल changes. If desired behavioral changes are observed in maximum students, then it means that teaching strategy are very effective. अब आप क्या करोगे, जैसे आपने जो भी टेस्ट या क्विज़ कराया और आप जो भी चाह रहे थे कि बच्चे में ये चेंजेस आने चाहिए, यानी जब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई है तो बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को जान जाएं, टाइप्स को जान जाएं और जितने भी टाइप्स हैं उनकी भी डेफिनेशन को जान जाएं। ठीक है, ये आपका आज का मोटो था। जैसे तो अब आपने टेस्ट किया और आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी 50 स्टूडेंट्स में मान लिया आपके क्लास के 40 और 35 स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं, 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल हैं। तो अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो आप देखोगे कि उनमें वो चेंजेस आपको दिख गए, जो आप चाहते थे वो अचीव हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपने जो भी स्ट्रेटजी अपनाई थी इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो आपकी इफ़ेक्टिव रही। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स फॉर कंपेयरिंग डिजायर्ड एंड एक्चुअल बिहेवियर change. The teacher has to select appropriate testing device which are valid and reliable and which can evaluate the cognitive and non-cognitive aspects of the student. अब आप जब evaluation यूज़ कर रहे हो तो उनको एवेल्यूट करने के लिए, असेसमेंट के लिए आप कौन सी टेक्निक या कौन से मेथड को या कौन सी डिवाइस को यूज़ करो, उसका सिलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, असेसमेंट के लिए ऐसे ही टेक्निक का इस्तेमाल करें जो कि वैलिड हो, रिलेबल हो, आपको बिल्कुल सही रिज़ल्ट मिले उससे। और उससे आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ बच्चों की कॉग्निटिव एवोल्यूशन ना हो, बल्कि नॉन कॉग्निटिव एवोल्यूशन, यानी इनका बिहेवियर कैसा रहा, बाकी चीज़ें भी जो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित नहीं, नॉन एक्टिविटीज़ जो भी करी उसने किस तरह से की, कितना मन लगा के किया, तो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है उसके का भी असेसमेंट हो सके, ऐसी टेक्निक आप यूज़ करें। देयरफॉर क्राइटेरियन टेस्ट आर मोर प्रेफर्ड देन द परफॉर्मेंस टेस्ट। इसलिए आप कोशिश करें कि आप क्राइटेरियन टेस्ट का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें परफॉर्मेंस टेस्ट की तुलना में। ठीक है, क्राइटेरियन टेस्ट कैसे होते हैं, जैसे कि चेकलिस्ट हो गई। ठीक है, ऐसे टेस्ट जिन पे आप आसानी से कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों एस्पेक्ट्स को चेक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें चेंजिंग स्ट्रेटजीज ऑफ टेस्टिंग। The student testing result is also used for evaluation the effectiveness of instruction and teaching strategies. अब जो भी आपने evaluation किया उससे आपको स्टूडेंट के बारे में तो पता ही चला कि इस स्टूडेंट ने ज़्यादा सीखा है, इसने नहीं सीखा है, इसको और पढ़ाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको अपनी भी स्ट्रेटजीज़ के बारे में पता चलता है कि आपकी ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही कि नहीं, ये मेथड आपने यूज़ किया था इस बच्चे के लिए अच्छा रहा कि नहीं, कि पूरी क्लास के लिए अच्छा रहा कि नहीं, कि कुछ बच्चे हैं जिनके लिए ये मेथड अच्छा नहीं रहा, मुझे और दूसरे मेथड से भी नेक्स्ट टाइम पढ़ाना होगा। तो वो सारी चीज़ों का भी क्या होता है, असेसमेंट हो जाता है। टीचर कम्स टू नो अबाउट द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन इन द टेस्टिंग स्ट्रेटजी एंड सिचुएशन अलॉन्ग विद द ड्रॉबैक्स ऑफ हिज टीचिंग इन ऑर्डर टू अचीव द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी स्टूडेंट के साथ साथ आपको भी पता चल जाता है कि आपको आपकी जो स्ट्रेटजी या मेथड या प्लान है वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं, और उसमें क्या चेंजेस, क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से अचीव करने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, पूरी टीचिंग प्रोसेस फिनिश हो जाती है। सबसे पहले में आपने तैयारी की, सेकेंड फेज़ में आपने उसको एग्जीक्यूट किया, और थर्ड फेज़ में आपने चेक किया कि उस आपकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो सफल रही कि नहीं, उनमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 फेज़ जो होते हैं इस तरह से मिलकर पूरी टीचिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग स्टार्ट इवन बिफोर द टीचर एंटर द क्लास
हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आता है कि टीचिंग की जो प्रोसेस है वो कब शुरू होती है। तो ऑप्शन में आ सकता है टीचर के क्लास से पहले घुसने से पहले, क्लास में रहने पे, क्लास के बाहर। तो आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग की जो प्रोसेस है वो क्लास के बाहर भी होती है, क्लास के अंदर भी होती है और क्लास के पहले, शुरू होने से पहले भी होती है। ठीक है, तो जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी वो होगा आपका सही आंसर। इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर क्लासरूम इन द फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन, फीडबैक एंड अदर एक्टिविटीज़। तो क्या है, क्लास के शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है और क्लास के ख़त्म होने के बाद तक चालू रहती है। किसके रूप में? इवोल्यूशन, फीडबैक और अदर एक्टिविटीज़ के फॉर्म में। ऑल थ्री टीचिंग फेसेस आर interrelated. Each other helps to modify the other in order to make teaching more meaningful and significant. और लास्ट पॉइंट है कि ये जो तीनों ही फेस हैं टीचिंग की, प्री एक्टिव फेस, इंटर एक्टिव फेस और पोस्ट एक्टिव फेस, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तीनों ही जो है वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करती है कि कोई भी अगर टीचर एक जो फेस है उसको फॉलो नहीं करता तो उसकी टीचिंग प्रोसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, इफ़ेक्टिव नहीं होगी और वो एक सफल टीचर नहीं कहलाएगा और ना ही उसकी टीचिंग प्रोसेस सफल कहलाएगी। ठीक है, तो ये था टोटल हमारा तीनों फेसेस। आई होप अच्छे से समझ में आई हो आपको। आप लोग सोच रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक को मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो छुपे हुए हैं, इसलिए आप एक एक लाइन को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कीजिएगा, समझिएगा। और जितने पॉइंट्स बीच बीच में मैं बताती भी रहती हूँ कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आई होप आपको लिए हेल्पफुल रहे और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने सजेशन मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।